हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड में जो भूगोल का टॉपिक चल रहा है हमारा यहाँ, उसमें हम पर्वत, मैदान और जलवायु यहाँ देख चुके हैं। आज हम उत्तराखंड के भूगोल में वनों से संबंधित जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी वनों का क्या इतिहास यहाँ रहा, वनों से संबंधित आंकड़ों को हम यहाँ देखेंगे। और एक अंतिम टॉपिक उत्तराखंड के भूगोल में आपका बचता है उत्तराखंड की नदियाँ, वो हम फिर कभी पूरा कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो में आजकल लगातार नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया है, तो जैसे ही मेरा वो काम पूरा होता है तो आपके लिए यहाँ वीडियो की एक कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए लगातार यहाँ डाली जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड में वनों की स्थिति। सभी बच्चे हेडिंग बना लीजिए, उत्तराखंड में वनों की स्थिति। ठीक है, तो उत्तराखंड में वनों की स्थिति क्या है, यहाँ कितने प्रतिशत वन है, कितने गढ़वाल में है, कितने कुमाऊं में है, उनको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो वनों से संबंधित आंकड़े हैं ये आखिर जारी कौन करता है। तो इसमें पहला पॉइंट आप बना लीजिए कि वनों से संबंधित आंकड़ों को FSI द्वारा जारी किया जाता है। FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहां लिख लेना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रति 2 वर्षों में वनों से संबंधित आंकड़ों को जारी करता है। और ये जो मंत्रालय है, यानी ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये आपका करता है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। इस समय जो ये मंत्रालय है, यानी ये आपका डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। कौन है इसके मंत्री वहां केंद्र में? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी मंत्री हैं। तो इसके अधीन ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कार्य करता है और प्रति 2 वर्षों में ये अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता रहता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसका अगर मैं गठन की बात करूं, इसका गठन हो गया था 1981 में, परंतु इसने जो अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी थी, यानी वनों से संबंधित जो आंकड़े थे उससे संबंधित पहली रिपोर्ट को इसने 1987 में सौंपा था। तो ये भी ध्यान रखना कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी पहली वन रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो वो 1987 में प्रकाशित की थी। और वनों से संबंधित आंकड़ों को प्रति 2 वर्षों में जारी करता है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। चलिए आइए अब जान लेते हैं उत्तराखंड में वनों की क्या स्थिति है। तो उत्तराखंड में जो वनों की स्थिति है, इसको समझने से पहले उत्तराखंड जो वनों का इतिहास है वो सीधा सीधा उत्तराखंड से जुड़ता है। तो उत्तराखंड में वनों का इतिहास, ये टॉपिक हम देख लेते हैं, इसका क्रमवार अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम उत्तराखंड में वनों की स्थिति पर आएंगे। तो उत्तराखंड में वनों का क्या इतिहास रहा, उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट बना लीजिए। देखिए, वैसे 1861 में रैमजे ने कुमाऊं के क्षेत्र में पहला वन बंदोबस्त लागू किया था। जिस प्रकार से इन्होंने भूमि बंदोबस्त लागू किए, तो उसी प्रकार से वनों के क्षेत्र से राजस्व प्राप्त करने के लिए इन्होंने वन बंदोबस्त को लागू करने का फैसला किया। तो 1861 में कुमाऊं में रैमजे द्वारा वन बंदोबस्त लागू किया गया था। परंतु उससे पहले एक और महत्वपूर्ण घटना है 1840 की। 1840 में क्या किया गया अंग्रेजों द्वारा? ब्रिटिश क्राउन लैंड ऑर्डिनेंस पास किया गया। लैंड ऑर्डिनेंस, ब्रिटिश क्राउन लैंड ऑर्डिनेंस के तहत जो ब्रिटिशर्स की मतलब कॉलोनियां थी, उनके अधीन जो भूमि थी उसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया। उस पे जो वन थे उनको संरक्षित करने का यहां प्रयास किया गया। तो ये लाया गया था आपका 1840 में ब्रिटिश क्राउन लैंड ऑर्डिनेंस। दूसरा पॉइंट लिखिए जो मैंने आपको बताया, 1861 में रैमजे ने कुमाऊं के क्षेत्र में पहला वन बंदोबस्त लागू किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए रैमजे ने कुमाऊं में पहला वन बंदोबस्त लागू किया। पहला वन बंदोबस्त लागू किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि कुमाऊं के क्षेत्र में या कहां उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सबसे पहले वन बंदोबस्त लागू किया गया था, गढ़वाल में या कुमाऊं में? तो कुमाऊं में रैमजे ने किया था 1861 में। तीसरा पॉइंट लिखिए, 1864 में भारत में वन विभाग की स्थापना हुई। ये जो आप देखते हैं वन विभाग, ये 1864 में सर्वप्रथम गठित हुआ था पूरे भारत में। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ 1864 में भारत में वन विभाग की स्थापना।
तो इसको आप ध्यान रखना, भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1864 में। और 1864 में जब वन विभाग गठित किया गया तो इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था डिट्रिस बेंडिच को। तो यही नोट में आप लिख लेंगे, वन विभाग का पहला अध्यक्ष डिट्रिस बेंडिच। ठीक है, इसी डिट्रिस बेंडिच को आधुनिक वानिकी का पितामह भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, डिट्रिस बेंडिच को ही आधुनिक वानिकी का पितामह कहा जाता है। ये जो एफआरआई का गेट है वो भी डिट्रिस बेंडिच के नाम पर है, जो कि आजकल बंद रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1864 में भारत में वन विभाग की स्थापना हो रही है और पहले अध्यक्ष बने इसके डिट्रिस बेंडिच। अब 1864 में ही अगली घटना क्या हुई? 1864 में ही इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस भारत में गठित की गई। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, अब दरअसल वन विभाग से संबंधित अधिकारी भी तो इनको चाहिए होंगे देखरेख करने के लिए। भाई वनों की देखरेख करने के लिए अधिकारी चाहिए होंगे या नहीं? तो वन विभाग से संबंधित अधिकारियों को इन्होंने नियुक्ति देने के लिए इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का गठन किया। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का गठन भी वर्ष 1864 में हुआ, जिसका पहला एग्जाम यानी परीक्षा, जिसकी पहली परीक्षा 1867 में आयोजित की गई, 1867 में आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक वनों का इतिहास ये रहा है। अब अगला घटना देखते हैं। अगली घटना के रूप में उत्तराखंड के क्षेत्र में, मतलब उत्तराखंड से ही जुड़ता है वनों का इतिहास। 1861 में रैमजे ने कुमाऊं में पहला वन बंदोबस्त लागू किया, तो उसके बाद से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। 1865 में अगली घटना के रूप में चलते हैं। वर्ष 1865 में तो भारत में पहला वन अधिनियम लागू किया गया, जिसे कहा गया भारतीय वन अधिनियम। तो भारत में पहला वनों से संबंधित कानून लाए गए, यानी भारत में पहला वन अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत सभी वन, यानी जितने भी वन थे सभी वन सरकार के नियंत्रण में चले गए, यानी अंग्रेजों के नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में चले गए। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में पहला वन अधिनियम जो लागू किया गया वो 1865 में लागू किया गया था। इसके तहत वनों पर जो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। सीधी सीधी बात है, वनों से टैक्स वसूलना सबसे बड़ा उद्देश्य है इनका। वनों पर भी इसलिए अधिकार कर रहे हैं ताकि अब लोगों से यहां से टैक्स वसूला जा सके। ठीक है, अब कोई वनों का कटान करेगा तो उसको सबसे पहले उसका टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली घटना के रूप में, छठी घटना के रूप में देखते हैं वर्ष 1868 में। वर्ष 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना, कुमाऊं में वन विभाग बना, वन विभाग की स्थापना। तो अगली घटना ये उत्तराखंड के क्षेत्र में घट रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई, इसको आप इंपॉर्टेंट करके बिल्कुल लिख लेंगे। तो 1868, इसी के एक साल बाद 7वां पॉइंट लिख लीजिए 1869, तो गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना। तो इसको भी आप अंडरलाइन करके लिख लेना कि गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1869 में हुई। अगली घटना के रूप में यहां लिख देता हूं मैं, इसको आप पॉइंट नंबर 8 बना लेना, 8वां। 1885 टिहरी में वन विभाग की स्थापना। अब टिहरी में तो राज सत्ता चल रही है ना, अंग्रेजों का वहां नियंत्रण नहीं है। गढ़वाल और कुमाऊं पर तो नियंत्रण है, परंतु टिहरी में नियंत्रण नहीं है। तो टिहरी में जो वन विभाग की स्थापना हो रही है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना, तो ये कब हो रही है, 1885 में। और जो यहां अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका अध्यक्ष का नाम भी लिख लेना है। तो टिहरी वन विभाग का अध्यक्ष पहला बनाया गया था पंडित केशवानंद को, पंडित केशवानंद जी को। तो ये अभी तक तो 1885 तक का इतिहास है। ठीक है, तो हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा जगह नहीं बची। 8वां पॉइंट से हम 9वां पॉइंट लिख लेंगे अब आगे ना। ठीक है, 1865 की घटना इंपॉर्टेंट है, इसको लिख ही रहने देते हैं, बाकी सब हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 9वां पॉइंट। ये जो 1865 में पहला वन अधिनियम लागू किया गया था, इसी का संशोधित रूप आया वर्ष 1878 में। वर्ष 1878 में इसे बदल करके नाम दे दिया गया अखिल भारतीय वन अधिनियम।
और यहां से टैक्स की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले टैक्स यही लगता है इसी अधिनियम में, और किस लकड़ी पर लगता है, किस पेड़ पर लगता है, तो टिम्बर की लकड़ी, टिम्बर यानी जिसको हम इमारती लकड़ी भी कह देते हैं, इमारती लकड़ी। तो ध्यान रखना, जो भारतीय वन अधिनियम पहला 1865 में लागू हुआ था, उसका संशोधित रूप वर्ष 1878 में आया, जिसे बोला गया अखिल भारतीय वन अधिनियम। इसमें सबसे पहले टैक्स लगाया गया टिम्बर, इमारती लकड़ी पर, यानी अगर कोई इसका प्रयोग करेगा तो उसको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और यही साथ साथ अखिल भारतीय वन अधिनियम में क्या किया गया, वनों को 2 भागों में बांट दिया गया और नाम दिया गया उनको आरक्षित वन और संरक्षित वन, 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। दरअसल आरक्षित वन वो होते हैं जहां पूरी तरह से, जो वन पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हो, यानी वहां मानवीय गतिविधियां जो होती हैं पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। यानी अगर आपको वनों में प्रवेश करना है, आरक्षित वनों में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले वहां का जो संबंधित अधिकारी है उससे आपको अनुमति लेनी पड़ती है, तभी आप प्रवेश कर सकते हैं, यानी वरना वहां प्रवेश भी आपका प्रतिबंधित होता है। जबकि संरक्षित वन में थोड़ी बहुत छूट सरकार द्वारा दी जाती है, यानी लोग वहां जा सकते हैं, जो पेड़ सूख गए उनकी लकड़ियां भी तोड़ सकते हैं, परंतु पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। पता चल रहा है आप जंगल में गए और आपने जानवरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, हरे भरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा संरक्षित वन में। यानी यहां थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, परंतु यहां बिल्कुल भी आपको छूट नहीं मिलती। तो सबसे पहले आरक्षित वन और संरक्षित वन में जो वनों को बांटा गया वो 1878 के अखिल भारतीय वन अधिनियम में बांटा गया, जो कि 1865 के भारतीय वन अधिनियम का संशोधित रूप था। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली घटना के रूप में। अगली घटना 10वां पॉइंट लिख लीजिए। 1878 में ही देश के पहले वन महाविद्यालय का गठन हुआ, जो कि देहरादून में हुआ, जिसको कहते हैं वर्तमान FRI, ठीक है। तो 1878 में देश के पहले वन महाविद्यालय का गठन किया गया। समय समय पर इसके नाम बदलते रहे, तो वो नाम कैसे बदलते रहे वो भी देख लेते हैं। 1878 में देश का पहला वन महाविद्यालय बना, कहां बना, तो देहरादून में। तो देख लेते हैं वो नाम कौन कौन से हैं। तो 1884 में इसी जो पहला वन महाविद्यालय बना था देश का, इसी को नाम दे दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है दोस्तों। तो समय समय पर इसके नाम बदले गए, ये आज वर्तमान FRI के नाम से जाना जाता है, परंतु कब कब इसका नाम बदला गया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं आपसे पूछ ले एग्जाम में। तो वन महाविद्यालय देहरादून में सबसे पहले गठित हुआ 1884 में, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसको नाम दे दिया गया। वर्ष 1906 में आ जाइए, वर्ष 1906 में इसी इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदल करके कर दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी अब यहां रिसर्च से संबंधित चीजें भी होंगी, है ना। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसे ही फिर वर्ष 1991 में जाना गया वर्तमान FRI के नाम से। ये इंपीरियल जो है अंग्रेजों का एक प्रिय शब्द है, तो इसका सूचक कि हमने इसके नाम के आगे से हटा दिया और सिर्फ इसका कर दिया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखना FRI के नाम से ही वर्ष 1991 में जाना गया। हालांकि जब हम इसके 100 वर्ष पूरे मानते हैं तो 1906 में मानते हैं कि ये जो बना था 1906 में बना था, तो 100 वर्ष पूरे FRI के हम 2006 में हमने मना लिए थे। तो ध्यान रखना इसको भी। तो ये आपके यहाँ 10 पॉइंट पूरे होते हैं 1878 में। अब देखते हैं ये जो 1878 में अखिल भारतीय वन अधिनियम आया था, इसी का संशोधित रूप आया वर्ष 1927 में, ठीक है। और यहां वनों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित वन और संरक्षित वन। अब यहां क्या होगा, 1927 में जो इसी का संशोधित रूप आया उसमें वनों को 3 भागों में बांट दिया गया। तो लिखिए अगला पॉइंट, 11वां नंबर पॉइंट हो जाएगा ये। 1878 का जो संशोधित रूप आया वो 1927 में आया और इसे कहा गया भारतीय वन अधिनियम संशोधित रूप, संशोधित, ठीक है। इसमें क्या किया गया, यहां वनों को मैंने बता दिया 2 भागों में बांटा हुआ था, तो यहां वनों को बांट दिया गया आपका 3 भागों में। पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा आपका ग्रामीण वन। ग्रामीण वन भी यहां आपके
इसमें कैटेगराइज्ड कर दिए गए। ग्रामीण वन क्या वन होते हैं? वो वन जो ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए, तो वो ग्रामीण वन बना दिए गए। ठीक है, तो 1927 में क्या किया गया, ये सब चीजें लागी। और देखो यहाँ क्या है, 1878 में क्या हुआ, टिम्बर यानी इमारती लकड़ी पर सिर्फ टैक्स लगाया गया था, इसी पेड़ पर टैक्स लगाया गया था। लेकिन 1927 के भारतीय वन अधिनियम में क्या किया गया, अब हर पेड़ पर टैक्स देना होगा, हर पेड़ पर टैक्स की बात कह दी सरकार ने। यानी अगर कोई व्यक्ति पेड़ों का अनावश्यक रूप से काटता है तो उसको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, और सरकार जब अनुमति देगी तो उस पर आपसे टैक्स वसूलेगी। तो 1927 का अधिनियम। ठीक है, अब देखिए वर्ष 1927 के अधिनियम में जो संशोधन हुआ वो आकर के फिर हुआ अब वर्ष 2017 में। तो 12वां पॉइंट बना लीजिए, इसमें जो संशोधन हुआ 1927 के, ये 2017 में संशोधन हुआ। 28 दिसंबर 2017 को संसद से एक अधिनियम पास कराया गया जिसमें इसका संशोधित रूप लाया गया, यानी भारतीय वन अधिनियम 1927 का संशोधित रूप। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज बस ये हुई कि इसमें जो बांस था, यानी बांस को कहते थे अंग्रेजों ने जो बांस को रखा हुआ था वो पेड़ की श्रेणी में रखा हुआ था, परंतु 28 दिसंबर 2017 को जो भारतीय वन अधिनियम संशोधित आया उसमें क्या कहा गया कि बांस अब पेड़ नहीं है बल्कि बांस अब घास है। और ये किस वजह से किया गया, तो सरकार ने इसके पीछे दो तर्क बताए। एक तो बोला कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बांस के माध्यम से अगर बांस उपजाएंगे किसान तो उसको खुले मार्केट में बेच सकते हैं, और दूसरी बात कि अब ये घास की श्रेणी में आ गया है, पेड़ तो बचा नहीं है, तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए इसको कोई प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा, और पूरी तरह से इसको टैक्स फ्री भी कर दिया है। तो 28 दिसंबर 2017 में भारतीय वन अधिनियम का संशोधित रूप आया, लिख लीजिए भारतीय वन अधिनियम का संशोधित रूप। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर, वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में डाल दिया गया, डाल दिया गया। वैसे जो बांस है ये शुरू से ही वनस्पति विज्ञान की शाखा के अंतर्गत घास इसको कहा जाता है, पर अंग्रेजों ने इसको पेड़ बनाया था, मतलब इस अधिनियम के तहत पेड़ का दर्जा दे दिया था, यहाँ इसको फिर से पेड़ से हटा करके घास बना दिया गया। बस इतना ध्यान रखना, इसमें आप संशोधित रूप कब आया। ठीक है, तो ये था आपका वन अधिनियम के संशोधित रूप। सबसे पहले 1865, फिर उसके बाद 1878 में संशोधन, फिर उसके बाद 1927 में संशोधन, और लास्ट बार 28 दिसंबर 2017 को संसद से एक अधिनियम पारित किया गया। उसमें मुख्यतः ये बांस वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई, आपसे यह सवाल बन सकता है। एक सवाल बनेगा भारत की पहली वन नीति कब लागू की गई, तब तो आप आंसर मारेंगे 1952, वो सबको पता होगा। लेकिन अगर बोलेगा कि ब्रिटिश भारत की पहली वन नीति कब लागू की गई, तो वो अंग्रेजों ने कर दी थी बच्चों। इसमें लिख लीजिए अगला पॉइंट जो भी आपका होगा, पॉइंट नंबर डाल करके। ठीक है, 1894 में भारत की पहली वन नीति लागू की गई। उद्देश्य वही, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना, लागू की गई। ठीक है, अंग्रेजों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। ठीक है, अब इसी भारत की जो पहली वन नीति यानी ब्रिटिश भारत की पहली वन नीति थी, इसका जो संशोधित रूप आया, ये कह लीजिए अपने भारत की पहली वन नीति आई तो वर्ष 1952 में आई, तो इसे कह देते हैं भारत की पहली वन नीति। और यहां आप लिख लीजिए आगे से, यहां ब्रिटिश भारत लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, ब्रिटिश भारत। ठीक है, और ये भारत की पहली वन नीति हो गई। इस वन नीति में क्या किया गया, वनों के संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई, और कहा गया कि भारत के कुल 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। और आज भारत के लगभग 21 कुछ प्रतिशत भाग पर ही वनों का विस्तार है, यानी अभी तक हम 33% का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। तो भारत की वन नीति में क्या किया, कहा गया 33% यहां वन होने चाहिए। इसी वन नीति का संशोधित रूप वर्ष 1988 में आया, और वर्ष 1988 में थोड़ा परिवर्तन किया गया। ये तो सेम टू सेम रहा कि भारत के 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। और एक बात और कह दी गई कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह आंकड़ा, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, यानी जैसे उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, तो यहां अगर वनों का विस्तार होगा तो 60% भाग पर वन होने ही होने चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से मैदानी क्षेत्रों के लिए आंकड़ा रखा गया, मैदानी
क्षेत्रों के लिए यह आंकड़ा रखा गया आपका 25%। यानी मैदानी क्षेत्रों के तो 25% भाग पर वन होने ही होने चाहिए, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के 60% भाग पर वनों का विस्तार आवश्यक रूप से होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपकी 1988 की वन नीति में ये बात कही गई थी। ठीक है, तो ये आपका वन नीति से संबंधित ये वाला टॉपिक पूरा होता है। अब इसमें कुछ छुटर पुटर और पॉइंट बचते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। जैसे 1931 में वन पंचायतों का गठन, वन पंचायतों का गठन, वन पंचायतों को हम एक अलग टॉपिक के रूप में ले लेंगे बाद में, जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे हम उसमें वन पंचायतों के गठन से संबंधित, मतलब किस तरह से गठन होता है, कितनी वन पंचायतें इस समय उत्तराखंड में कार्य कैसे करती है, वो सब वहां समझ लेंगे। ठीक है, फिलहाल लिख लीजिए 1931 में वन पंचायतों का गठन। 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया गया देहरादून में, केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया गया कहाँ, देहरादून में। 1950 वन महोत्सवों की भारत में शुरुआत, वन महोत्सव मनाए जाने लगे, वन महोत्सवों की शुरुआत, और इसके जनक माने जाते हैं के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी लिख लीजिए इसको बस, उस समय के तत्कालिक आई थी कि ये कृषि मंत्री रहे हैं। ठीक है, के मुंशी द्वारा वन महोत्सवों की भारत में शुरुआत की गई थी, कब, वर्ष 1950 में। और वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जुलाई के पहले सप्ताह में, यानी इस समय चल रहा है 1 जुलाई से 7 जुलाई। ठीक है, तो वन महोत्सव भारत में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये वनों से संबंधित कुछ प्रावधान थे जो कि आपको ध्यान रखने। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ, जैसे 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत ये किया गया था जो वन्य जीव हैं वो पहले राज्य सूची का विषय होते थे, तो उनको राज्य सूची से हटा करके केंद्र सूची में डाल दिया गया। यानी वन्य जीवों को राज्य सूची से हटाकर केंद्र सूची में डाल दिया गया। और इसमें ही दूसरा पॉइंट क्या किया गया था, जो विलुप्त होती हुई प्रजातियां थी तो उनको यहां बचाने का मतलब बात कही गई थी। यानी विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण की बात यहां कही गई। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए 1 अप्रैल 1972। ठीक है, 1 अप्रैल 73 लिखिए यहां, बाघ संरक्षण कार्यक्रम। देश में बाघ संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया और वर्तमान में जो टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व है हमारे पास, टोटल उनकी संख्या 50 हो चुकी है। तो ये कब शुरू किया गया था, 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। और कहां से शुरू किया गया, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इसका शुभारंभ किया गया था। अगला पॉइंट लिख लीजिए 1982 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट दक्षिण एशिया का एकमात्र वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ये, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में है। तो ये 1982 में बना। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके कुछ वनों के इतिहास से संबंधित पॉइंट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ वनों का इतिहास भी आपको उत्तराखंड का बता दिया। चलिए आइए अब जान लेते हैं उत्तराखंड में वनों की वास्तविक स्थिति क्या है। तो हेडिंग बना लीजिए आप, उत्तराखंड में वनों की स्थिति। हेडिंग बना लीजिए, उत्तराखंड में वनों की स्थिति। तो उत्तराखंड के अगर मैं बात करूं कुल कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है, तो उत्तराखंड के अगर टोटल भाग यानी 53,483 वर्ग किलोमीटर की बात करूं तो उसके लगभग आप देखिए 25,144.4% भाग पर वन विस्तृत है। यानी 53,483
वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इतने वर्ग किलोमीटर पर आपका वनों का विस्तार है। और अगर ये प्रतिशत में निकालें तो प्रतिशत में संख्या पहुंच जाती है 47.01% भाग पर उत्तराखंड के वनों का विस्तार है। अब टोटल तो इतना प्रतिशत भाग है, लेकिन इसमें भी दो प्रकार के वन, एक तो छुटर पुटर अवस्था में वन पाए जाते हैं, जैसे 20 पेड़ कहीं खड़े हुए हैं, 30 पेड़ कहीं खड़े हुए हैं, 50 कहीं खड़े हुए हैं, लेकिन एक होती है कुल वनावरण भूमि, यानी पूरे जंगल के जंगल है। तो अगर मैं बात करूं इसमें दो कैटेगरी में बांटने की इसको, तो पहला हो गया आपका कुल वनाच्छादित वनावरण भूमि, ठीक है, और दूसरा हो गया पेड़ यानी वृक्ष। वृक्ष कितने भाग पर है तो देखना, कुल वनाच्छादित वनावरण भूमि आपकी 45.44% भाग पर और वृक्ष है आपके 1.57% भाग पर। इसी को टोटल मिला के आपका बन जाता है ये 45 और 46, 57 और 40 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 47.01% भाग हो जाएगा। तो उत्तराखंड के कुल, वैसे तो कुल कितने प्रतिशत भाग पर, 47.01% भाग पर वनों का विस्तार है, परंतु यहां अगर कुल वनाच्छादित तो वनावरण भूमि आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपका आंसर इतना लगेगा। और फिर छुटर पुटर अवस्था में, जैसे ये तो पूरे वो वन हो गए जो कि जंगलों से भरे पड़े हैं, यानी अगर आप एक नजर देखें तो पूरे जंगल ही जंगल आपको नजर आएंगे, पूरे पेड़ ही पेड़ आपको नजर आएंगे, परंतु ये वृक्ष आपके घर के आसपास वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे, जैसे 20 पेड़ एक जगह खड़े हैं, है ना। तो इस तरह से ये वाले वनों की बात होती है यहाँ। तो टोटल आंकड़ा हो जाता है 47.01%, और ये टोटल कितना है 25,144.4 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब एक टर्म और आती है कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, फिर मैं पॉइंट करके आपके लिए यहां लिख दूंगा, आप उनको नोट कर लेना। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है, इस पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत वनों पर कितने प्रतिशत वन है यहाँ। तो 71.05% भाग पर कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है हमारा। देखो बच्चों, कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां वन हो चाहे ना हो, लेकिन सरकार ने उस भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया हो, यानी वो भूमि भले ही बंजर पड़ी हो लेकिन सरकार ने कह दिया भाई ये वन भूमि है, तो वो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आ जाएगी। तो ऐसा कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हमारे पास 71.05% है। और अगर वर्ग किलोमीटर की बात करूं तो ये 38,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी जो बाकी बचा 53,483 में से 38,000 घटा दीजिए तो वो हमारे रहने के लिए बचा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में वनों की ये स्थिति है, तो समझ गए। तो इसको आप पॉइंट्स के रूप में आप लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट आप बनाइए, उत्तराखंड के कुल, यह लिख लीजिए, उत्तराखंड में कुल 47.01% भाग पर वनों का विस्तार है, जो कि वर्ग किलोमीटर में यानी किलोमीटर स्क्वायर में 25,144.4% है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको ही लिखना है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, कुल वनों में यानी कुल वन क्या हो गए 47.01% में वनाच्छादित वनावरण 45.44% है, या और लिख लीजिए, और 1.57% भाग पर वृक्ष हैं। तो समझ गए ना आप किस तरह से, मैंने आपको समझा दिया। वनाच्छादित वनावरण भूमि एक तरह से वन ही वन, पेड़ ही पेड़, जंगल के जंगल, पर वृक्ष छुटर पुटर अवस्था में वृक्ष 20, 30, 50, 70, 100 इस तरह का जो आंकड़ा है, ठीक है। चलिए आगे तीसरा बढ़ते हैं। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल, कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है आपका 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत में 71.05% है। और यहां नोट में लिख लेना, नोट में मैं आपको बता देता हूं कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है
जो सरकार के नियंत्रण में हो, चाहे वहां वन हो या ना हो। तो ये आपको इस नोट में लिख लेना है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के बारे में, यानी सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है, चाहे वन हो या ना हो। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, और देखते हैं कि गढ़वाल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है और कुमाऊं मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए गढ़वाल मंडल में, गढ़वाल मतलब ये आपका चौथा पॉइंट हो गया, चौथा लिख लीजिए इसको। गढ़वाल मंडल में 59.84% भाग पर वन मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, और बाकी जो बचा कुमाऊं मंडल, कुमाऊं मंडल, तो कुमाऊं मंडल में क्या बच गया 40.16% भाग पर वनों का विस्तार देखने को मिलता है। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं कि गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा वन कहां है, तो गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा वन है आपके पौड़ी में। ठीक है, और कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा वन कहां है, तो वो आपका नैनीताल में, ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक, यहां सर्वाधिक। इसको आप अलग से पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं, यानी छठा नंबर पॉइंट लिख लीजिए और लिख लीजिए गढ़वाल मंडल के पौड़ी में सबसे ज्यादा वन है। अगला पॉइंट लिख लेना कुमाऊं मंडल के नैनीताल में सबसे ज्यादा वन है। अगर मैं यही बात करूं अगले पॉइंट की, यानी छठे की, कि सबसे कम वन कहां है गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं मंडल में, तो सबसे कम वन है गढ़वाल मंडल में, लिख लेते हैं गढ़वाल मंडल में सबसे कम वन, आपको पता ही होगा हरिद्वार में है। और अगर बात करूं सातवें पॉइंट की, यहां लिख लीजिए कुमाऊं मंडल में सबसे कम वन, तो आपका तब आ जाएगा ऊधम सिंह नगर जनपद में। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये आंकड़े हैं। अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड के सबसे ज्यादा वन किन जनपदों में देखने को मिलते हैं, यानी घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में देख लेते हैं कि उत्तराखंड में वनों का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है। तो अगला पॉइंट यही लिख लीजिए, आठवां, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो सबसे ज्यादा वन है आपको पता है पौड़ी पहला है, दूसरा हो गया नैनीताल, तीसरा हो गया आपका यहां उत्तरकाशी और चौथा हो गया आपका चमोली। ठीक है दोस्तों, अब लिख लीजिए नौवां पॉइंट यहां, राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, वन क्षेत्रफल वाले जिले। ठीक है, तो वो सबसे कम वन क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ऊधम सिंह नगर में और दूसरा हो जाएगा आपका हरिद्वार में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लिख लीजिए अगला पॉइंट, 10वां पॉइंट, प्रतिशत के रूप में राज्य में सर्वाधिक वन, प्रतिशत के रूप में राज्य में सर्वाधिक वन, तो यहां लिख लीजिए सर्वाधिक वन में प्रतिशत के रूप में सबसे ऊपर आ जाएगा यहां आपका नैनीताल, फिर आ जाएगा आपका चंपावत, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका पौड़ी, फिर आ जाएगा आपका टिहरी। और अगला पॉइंट लिख लेना 11वां नंबर बना करके, प्रतिशत रूप में राज्य में सबसे कम वन, सबसे कम वन, तब आपका यही दोनों फिर से आ जाएंगे ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार। ठीक है, इस प्रकार ये वनों से संबंधित आंकड़ा है, एक बार फिर से देख लीजिए। गढ़वाल मंडल के 59.84% भाग पर वनों का विस्तार है। अगर बात करूं कि गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा वन कहां है, तो वो पौड़ी जनपद में है। ठीक है, कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा वन आपके नैनीताल जनपद में है और कुमाऊं मंडल के 40.16% भाग पर वनों का विस्तार है। गढ़वाल मंडल में सबसे कम वन हरिद्वार में, कुमाऊं मंडल में सबसे कम वन ऊधम सिंह नगर जनपद में। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, ठीक है, ये आपका बड़े से छोटे क्रम के उसमें है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ है। तो पौड़ी सबसे ज्यादा वन, नैनीताल में, फिर उत्तरकाशी में, फिर चमोली में। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो पहले नंबर पर ऊधम सिंह नगर, दूसरे पर हरिद्वार। प्रतिशत के रूप में अगर बात करेगा कि राज्य में सबसे ज्यादा वन कहां है, तो नैनीताल,
चंपावत, पौड़ी, टिहरी, ठीक है। और प्रतिशत के रूप में सबसे कम वन राज्य में तो यही दोनों फिर से आ जाएंगे, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो FSI है यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वो प्रति 2 वर्षों में वनों से संबंधित आंकड़े यानी वनों की रिपोर्ट को जारी करता है। तो अगली जो रिपोर्ट आएगी अब 2021 में आने वाली है, आपकी सितंबर अक्टूबर के आसपास ये रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। कोरोना की वजह से शायद थोड़ा लेट हो रहा होगा, लेकिन अभी जो वन रिपोर्ट है ये 2019 वाली वन रिपोर्ट ही यहाँ चल रही है। ये 2019 की वन रिपोर्ट है और ध्यान रखना कि वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट से ही आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके दिसंबर तक एग्जाम हो जाने हैं, ठीक है। तो वनों की अगर जो रिपोर्ट बीच में आती है एग्जाम के तो उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिलहाल यही आंकड़े आप तैयार कर लें, यही आंकड़े आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो 2019 की वन रिपोर्ट थी ये 16वीं वन रिपोर्ट थी, ठीक है। 2019 की जो वन रिपोर्ट थी वो FSI द्वारा प्रकाशित 16वीं वन रिपोर्ट थी, क्योंकि वर्ष 1987 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी, ठीक है। तो आज हमने देख लिया कि ये उत्तराखंड में वनों का इतिहास क्या रहा और साथ में उत्तराखंड में वनों का आंकड़ा क्या था, यानी कितने प्रतिशत भाग पर वन है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, हर जगह हमने ये समझ लिया, ठीक है। कल हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि कैटेगराइज्ड किस प्रकार से किया गया है उत्तराखंड के वनों को, यानी आरक्षित वन, संरक्षित वन, खुले वन, वन पंचायताधीन कितने हैं, राजस्व विभागाधीन कितने वन हैं, तो ये सारा आंकड़ा हम कल देख लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम कल ये पढ़ लेंगे कि उत्तराखंड में जो प्रमुख संस्थान हैं जो कि वन और पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम भी यहाँ साथ साथ पढ़ लेंगे। और अंतिम टॉपिक के रूप में मैंने आपको पहले बोल दिया था, आपको उत्तराखंड के भूगोल में अंतिम टॉपिक है नदियों वाला, तो उसको हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। धन्यवाद।